नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम की जानकारी आज हम आपको देंगे और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए, विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता बबीता झा जी जुड़ गई हैं। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो बबीता जी आपको इससे जुड़े हुए विशेष जानकारियां देंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर आपका फ्लैश कर रहे हैं, आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। नंबर है 01206127 पर कॉल करिए, या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधान अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करिए। बता दें आपको कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 01206127 पर कॉल करिए, या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग की आज हम बात कर रहे हैं। सर, मैम सीधे आपका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल यही है कि देखिए, इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्या मोटिव है, किस लिए इसकी स्थापना की गई थी, और यह आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ? जी हाँ, अपने यहाँ ऐसे अल्पसंख्यक शब्द को कभी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ में एक लॉ को छोड़कर डिफाइन नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक कहते किसको है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 29 और 30 जो आर्टिकल है, वो दो ग्राउंड को बताता है, दो बेसिस बताता है जिस पर कि अल्पसंख्यक को डिसाइड किया जा सकता है। एक है लैंग्वेज और दूसरा है रिलीजन, यानी कि भाषा और जो धर्म है, इसके आधार पर जिसकी संख्या कम हो उसको हम अल्पसंख्यक मान सकते हैं। कि भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। ये 30 जो आर्टिकल है उसका सब क्लॉज 1 एक स्टेप आगे बढ़ के कहता है कि उस समुदाय को, जो भी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके अपने पसंद का जो अपने जो कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उसको डेवलप करने का, एजुकेशन को डेवलप करने का राइट है। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, उसका अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, इस चीज के लिए 2004 में एक एक्ट बना था। और जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो शैक्षणिक संस्थान आयोग है, ये इसी 2004 के एक्ट के तहत ही बना है। इससे पहले 1992 में एक एक्ट बना था जिसमें अल्पसंख्यक आयोग बना था। और 2004 में जो बना है वो है अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग। तो 1992 वाला जो आयोग था और उसके लिए जो एक्ट था, उसमें एक डिफाइन किया गया है कि अल्पसंख्यक क्या है। उसके बाद सिंपली इतना कहा गया है कि जिसको केंद्र सरकार कहती है अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक है। तो केंद्र सरकार ने इस के बाद 1994 में 6 कमीशन को, मतलब 5 पहले किया था, 2014 में किया था, 6 ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दिया है भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर। ये राष्ट्रीय कानून है। इसमें है मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। जैन को 2014 में मिला है, बाकी सबको 5 को पहले मिला हुआ था। ठीक है। इस अधिनियम में अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है मैम, ये बताइए, और कौन कौन से समुदाय भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मान्य है? जी, मैंने पहले क्वेश्चन में इसका जवाब दे दिया है। इसमें जो अल्पसंख्यक परिभाषा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं, किसी लॉ में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। लेकिन इसका परिभाषा दिया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो अधिनियम था 1992 का, उसमें कि जो भी केंद्र सरकार जिसको अधिसूचित कर देती है, नोटिफाई कर देती है, ये अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है। लेकिन इसमें जो कंट्रोवर्सी होता है उसका 2 ग्राउंड है। केंद्र सरकार एक नेशनल लेवल पे मोटे तौर पे बता दिया कि इतने लोग अल्पसंख्यक हैं। 6 कैटेगरी बताया है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 कैटेगरी अल्पसंख्यक हो। लेकिन स्टेट लेवल पे अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कुछ स्टेट है जहाँ पर ऐसे नेशनल लेवल पे हिंदू अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है और मेजोरिटी में है, लेकिन कुछ स्टेट में स्टेट लेवल पे वो माइनॉरिटी में है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, केरला हो गया, ये 7 सिस्टर वाले में कुछ पार्ट है।
इसके लिए हमारे पास सरकार की कोई नीति नहीं है। लेकिन जो कोर्ट में ऐसे मामले गए हैं तो कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें स्टेट वाइज इसको बनाया जाना चाहिए और प्रैक्टिकली तो इसमें थोड़ा स्टेट का इसमें सुपरविजन रहता है, लेकिन ये जो सेंट्रल एक्ट है और मेन इसमें जो नोटिफाई करती है वो केंद्र सरकार ही करती है। जी ठीक जी है। मैम। ये अभी तो बताइए। इसमें 6 कैटेगरी है। जी 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 जी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग की संरचना क्या है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, किसके द्वारा होती है? जी, जैसा कि बताया कि राष्ट्रीय है तो इसमें सब कुछ जो है राष्ट्र के अधीन है, केंद्र सरकार के ही कंट्रोल में है। मतलब वही ओवरराइडिंग कैपेसिटी पावर में वही है। राज्य सरकार बस केंद्र सरकार को फॉलो करती हुई है और उस इंस्टीट्यूट के लिए जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया, अदरवाइज सेंट्रल ही इसमें सुपीरियर है। इसके जो एक प्रेसिडेंट होते हैं अध्यक्ष, एक वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। हमें टोटल मिलाकर 5 मेंबर होते हैं और इन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। उनका ये नाम जो होता है नामांकन वही करती है, केंद्र सरकार ही करती है। और इसमें जो एक सबसे प्रमुख है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग का ही कोई होगा। इसके जो भी अध्यक्ष या सदस्य होंगे वो अल्पसंख्यक वर्ग के ही होंगे, मेजोरिटी के नहीं हो सकते। और दूसरा इसमें कंडीशन ये है कि जो लोग होंगे उनकी योग्यता देखी जाएगी, केवल अल्पसंख्यक होना ही नहीं है, उनका अनुभव कितना है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनके एक्सपीरियंस कितने हैं, शिक्षा से रिलेटेड जो एजुकेशन से रिलेटेड है उससे, ये सब चीज को कंसीडर करके केंद्र सरकार उनकी अपॉइंटमेंट करती है। जी केंद्रीय आयोग। जी ठीक है। ये बताइए कि आयोग को कौन कौन से विधिक और प्रशासनिक अधिकार प्रदान है? ये आयोग को जितने बहुत पावर दिया गया है, लेकिन इन पावर को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक तो होता है इनको सेमी जुडिशियल कहा जा सकता है, अर्ध न्यायिक। पूरी तरह ये लीगल ये जुडिशियरी वर्क नहीं करते हैं, लेकिन सेमी जुडिशियरी पावर दिया गया है। तो कुछ तो ये जुडिशियल का यूज करते हैं जहाँ पर कि न्याय का निर्णय कर सकते हैं। कुछ अपील का भी कभी पावर है इनको। तीसरी है कि सिफारिश दे सकते हैं। चौथा है कि ये जो सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। अब ये किस चीज के न्यायिक निर्णय कर सकते हैं? जो न्यायिक इनको सिविल कोर्ट माना गया है और सिविल कोर्ट का पावर दिया गया। सिविल कोर्ट का पावर का मतलब है कि इनको जो चीज चाहिए, अगर किसी को बुलाना है तो उसको पर्सन को बुला सकते हैं, उनको कोर्ट कर सकते हैं किसी को अपने सामने प्रोड्यूस होने के लिए। कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाना है तो मंगा सकते हैं। सिविल कोर्ट का पावर का ये मतलब हुआ। किसी से बयान ले सकते हैं, गवाही ले सकते हैं, जवाब देने के लिए किसी को बुला सकते हैं। दूसरा है कि अगर इसमें इनका जो सबसे मेन चीज है, अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है, उनका अगर रिकॉग्निशन एफिलिएशन से रिलेटेड जो चीज है, इसमें ये सुपीरियर पावर होते हैं। अगर किसी ने अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट ने कहीं किया है, उसके लिए अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूट है उनको इस स्टेटस के लिए देना पड़ता है केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जो उसके एप्रोप्रिएट अधिकारी कहा जाता है, जो इस काम के अधिकारी हैं, वहां अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर उस अधिकारी ने इसको पास नहीं किया, इसको परमिशन नहीं दिया है, गलत रूप से दे दिया, एनओसी नहीं दिया, अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी मांगते हैं उनसे, तो उसका अपील जाएगा इस आयोग में और उस अपील के लिए अंतिम निर्णायक होता है ये आयोग। इतना इस लेवल तक इसका अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। दूसरा है कि अगर अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान का जो प्रशासनिक है उसका जो रेगुलेशन है ये बनाता है, फॉलो हो रहा है या नहीं, आयोग उसके संबंध में कर सकता है। लेकिन इसका लिमिटेशन है कि ये किसी संस्थान को अल्पसंख्यक आयोग संस्था का दर्जा नहीं दे सकता, ये केंद्र सरकार देगी। हाँ, अगर किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने कुछ गलत किया है या उसका कुछ डिसीजन का अगेंस्ट ये डिसीजन ले सकती है, लेकिन ये उसको कंफर्म नहीं कर सकती है कि हाँ तुम अल्पसंख्यक का ये हो, इंस्टीट्यूट हो। ये सिफारिश देती है, साल में एक वार्षिक रिपोर्ट दे सकती है, अगर केंद्र सरकार कहे तो अपना स्पेशल रिपोर्ट भी दे सकती है। जैसे कि केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका अभी तक का प्रदर्शन कैसा रहा है, जो भी योजनाएं बनाई है केंद्र सरकार ने उसका क्या रिजल्ट रहा है, उसमें क्या ड्रॉबैक है, क्या सुधार की गुंजाइश है, इस टाइप की सिफारिशें कर सकते। लेकिन ये सिफारिश मांगने के लिए केंद्र सरकार जो है बाध्य नहीं है। उसका जो जहाँ एफिलिएशन से रिलेटेड है वो इसका अंतिम निर्णय है, वो बाध्य होगी। लेकिन जहाँ पर इसका सिफारिश दिया गया, सलाह दिया गया है, वो केंद्र सरकार का मर्जी है, वो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे। हाँ, ये सलाह देने की शक्ति इसको है, केंद्र सरकार इसे मांग भी कर सकती है
इसे रिपोर्ट देने के लिए भी कह सकती है और ये वार्षिक रिपोर्ट देता है। ये इसी कार्ड की शक्तियाँ हैं पावर की। मैम ये बताएं कि क्या आयोग को किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार है? अगर हाँ, तो उस प्रक्रिया का वर्णन करिए, कैसे? नहीं, ये डायरेक्ट उसके अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार का अधिकार है। लेकिन केंद्र अगर एक बार केंद्र सरकार लेकिन बहुत सी पावर है वो मुझे सकता है करने के लिए सरकार जो एक आता है उस अधिकारी से एनओसी लेना पड़ता है अपने प्रक्रिया को कुछ सपोज एक नाम को पता नहीं लाया इंस्टीट्यूट अब वो उसको वहाँ पर अप्लाई करेगा। बबीता जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही ठीक से। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, ये भी हमने बताया। और साथ ही साथ बबीता जी बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से जानकारी दे रही हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप 0120612793 पर कॉल कर सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी जानकारी ले सकते हैं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़े हुए कानूनी प्रावधान के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। लेते हैं हम। बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, अपनी बात को पूरा रखें। मैं क्वेश्चन थोड़ा भूल गई हूँ। जी जी जी, ठीक है, मैं एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, इसके बारे में बता रही थी। अगर हाँ, तो उस प्रक्रिया में कैसे, उसका वर्णन करें। जी, इसमें जो है सुपीरियर पावर केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है। इसका प्रक्रिया ये है कि अगर कोई संस्थान, कोई संगठन या कोई व्यक्ति एक संस्था बनाता है, जिस शैक्षणिक संस्थान बनाता है और चाहता है कि इसको अल्पसंख्यक का एफिलिएशन हो या अल्पसंख्यक का उसको दर्जा मिले, तो केंद्र या राज्य सरकार का जो भी है संस्थान, जो एप्रोप्रिएट उसको अथॉरिटी बोलते हैं, उस अधिकारी के पास एक एप्लीकेशन देगा। वो एप्लीकेशन जो वह अधिकारी उसको या तो एनओसी दे देगा तो हो जाएगा, या तो उसको कुछ ऑब्जेक्शन करेगा। अधिकारी के ऑर्डर के अगेंस्ट आयोग के पास जाया जा सकता है। और यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, अल्पसंख्यक आयोग का जो भी ऑर्डर है, मतलब अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग का, सॉरी, वो अंतिम होगा, उसका निर्णय। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक देने का पावर केंद्र सरकार के पास है, उसके अधिकारी के पास है। लेकिन अधिकारी अगर एनओसी नहीं देता है, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन करता है, इसको डिसाइड करने के लिए जो अपीलेट अथॉरिटी है वो है हमारा आयोग। और आयोग ये डिसाइड करेगा कि हाँ, इसको केंद्र सरकार सही, जो अथॉरिटी है वो सही किया है, गलत किया, वो उसको बुला के उसे क्वेश्चन कर सकता है 30 डेज के अंदर। ये दोनों पार्टी को बुला के अपने अपना पक्ष रखने के लिए बोल सकता है। ये पावर है आयोग को। जी, ठीक है, ठीक है। ये बताइए मैम कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को विश्वविद्यालय से संबद्धता पाने के लिए विशेष सुविधा या अधिकार की व्यवस्था की गई है क्या? जी जी, ये उनको विशेष सुविधा भी है, अधिकार भी मिलते हैं। हाँ, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन भी हो जाते हैं। जब एफिलिएशन की बात आती है तो इसमें जो आयोग है उसको बहुत ही ज्यादा पावर दिया गया है। इसमें एक तरह से सुप्रीम अथॉरिटी उसकी ही होती है, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन अगर कोई इसके ऑर्डर के अगेंस्ट केवल एक जगह अपील किया जा सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में, और किसी कोर्ट में भी नहीं अपील किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब ये आयोग के पास ये जाता है, किसी भी एफिलिएशन के लिए जाता है, तो उसको कुछ सुविधा
सुविधाएं मिलती है, कुछ राइट्स मिलते हैं, मतलब वो ऑटोनॉमी इसको ज़्यादा मिलती है, ऑटोनॉमस स्टेटस उसका होता है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। उसको सुविधा भी मिला, अधिकार भी मिला है, लेकिन उसके जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, आयोग के होते हैं, उसको मानना पड़ेगा। तो इसलिए इसका मतलब ये हो जाता है आयोग उसको तो फ्री हैंड देता है कि चलो आप अपने जो स्टेटस है उसको मेंटेन करते हुए आप अपना काम करो, अपना जो शिक्षा है उसको आप डेवलप कीजिए, अपनी भाषा को डेवलप कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें रोक भी है, जी। जैसे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ रेगुलेशंस हैं, हाँ, कुछ हाँ। सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन है, जैसे कि अल्पसंख्यक जो आयोग है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको भी देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बबीता जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस संबंध में हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।